सर। ओके फाइन। सो मैंने कल भी आपको केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया था कि दैट केमिस्ट्री के अंदर हमको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, सेकंड इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, थर्ड इज metals and non-metals, and fourth is carbon compound, fifth is periodic classification of elements. मैंने सिलेबस कल आपको बताया था, सिलेबस आपने लिख लिया होगा, ठीक है। I am starting the chapter directly from the first one, that is chemical equations and reaction, right? Chemical equations and reaction, chemical equations and reaction। मैंने कल भी आपको ब्रीफली बताया था कि chemical equations and reaction के अंदर हम लोग क्लास 9th का टॉपिक था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, वहां से स्टार्ट करेंगे। दैट इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। केमिकल इक्वेशन शुरू ही होता है केमिकल चेंज से, केमिकल चेंज ना हो तो केमिकल रिएक्शन का मतलब नहीं है ना। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये सिंपल केमिकल चेंज, राइट। तो लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज फर्स्ट। रौनक बताइए। Sir, physical changes are those changes in which new substances are formed. No new substances is formed. Very good. हाँ, कोई न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म नहीं होता है, जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है। और ये प्रोसेस और ये चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है। जनरली आपने पानी को आइस बना दिया तो आइस से पानी भी बन सकता है। आप अगर फॉर एग्जांपल वाटर को हीट कर दो, वो स्टीम बन जाएगा, वो वेपर बन जाएगा, वापस से वेपर को कूल करके हम वाटर भी बना सकते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस इज चेंजिंग बट स्टिल इट इज वाटर, स्टिल इट इज H2O, राइट। ओके, फिजिकल चेंज का मतलब ये है those changes in which no new substance is formed. No new substance is formed, right? Called as physical changes। पहली बात तो ये, और इस चेंज के अंदर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है। नो चेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे आपने आइस को वाटर बनाया तो दैट द सॉलिड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ओनली, है ना। यहाँ पे H2O स्टिल सेम रहा, आइस भी H2O है, वाटर भी H2O है। अगर आपने वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया दैट इज स्टिल H2O, ठीक है। तो नो चेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज जस्ट द फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी इज चेंज, ओनली फिजिकल properties, only physical property or physical appearance is change। और ये चेंज जनरली इरिवर्सिबल होता है। हाँ, इट इज जनरली irreversible, ठीक है। सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, इट इज जनरली रिवर्सिबल, इट इज जनरली रिवर्सिबल, ओके। एंड इन जनरल, in case of physical changes there is no change of temperature in general। जैसे आपने लकड़ी को काट दिया तो क्या वो फिजिकल चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ? नहीं हुआ। आपने पेपर को फाड़ दिए, वो फिजिकल चेंज है, बट क्या टेम्परेचर का चेंज हुआ? नहीं हुआ। इन जनरल फिजिकल चेंजेस में टेम्परेचर का चेंजेस नहीं होता है, ठीक है।
Generally no change of temperature, no change of temperature. ठीक है बेटा? Yes, sir. Very good. What are the different examples of physical changes? Folding of paper, Exactly. cutting of wood. हाँ, cutting of paper, tearing of paper, exactly, cutting of wood, like stitching of clothes, कपड़े सिलते हैं, वो भी एक physical change है. Melting of ice, boiling of, हाँ, freezing of water, boiling of water. ठीक है, ये सारे के सारे आपके फिजिकल चेंजेस हैं. ओके, इसमें आप पेपर को फाड़ देंगे, स्टिल वो पेपर ही रहेगा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. लकड़ी को काट देंगे, स्टिल वो लकड़ी रहेगा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. कपड़े सिल दिए, स्टिल वो कपड़ा ही है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. मेल्टिंग ऑफ आइस, आपने बर्फ को वाटर बना दिया पिघला करके, स्टिल वो H2O है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. वाटर बॉईल किया, वेपर बन गया, स्टिल वो H2O, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. तो in all the cases of physical changes we see that there is no change of no new substances formed and no change of temperature occurs also. Okay, next one is chemical change. Next one is chemical changes. केमिकल चेंजेस के उदाहरण बताइए बच्चे. पहले तो डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं केमिकल चेंज. हाँ, एग्जैक्टली. फर्स्ट इज राइट द डेफिनेशन. लिखेंगे those changes in which a new substance with new properties, नई चीज बनती है और नई प्रॉपर्टी के साथ बनती है. A new substance with new properties is formed, right? Those changes in which a new substance with new properties is formed called as chemical changes. ठीक है रौनक? Yes, sir. वेरी गुड. और इस चेंज के अंदर चेंज ऑफ टेम्परेचर इन जनरल होता ही है. और ये जो चेंज है ये जनरली इरिवर्सिबल होता है. वेरी गुड. जनरली इट इज इरिवर्सिबल. ठीक है. एंड generally there is change of temperature. ठीक बेटा? Yes, sir. Okay, what are the different examples of this chemical change? जैसे आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया एक कि कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज. आप खाना पका देते हो तो क्या खाना वापस से रॉ मटेरियल में आ सकता है? रोटी पक गई, रोटी बन गई, तो क्या वो रोटी वापस से आटा बन सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना. आपने चावल पका दिया या सब्जी पका दी तो क्या वापस से वो रॉ सब्जी बन सकती है? पॉसिबल नहीं है ना. तो खाना पकने के बाद वो रिवर्स नहीं हो सकता. दैट इज अ केमिकल चेंज. और केमिकल चेंजेस होंगे तभी खाना भी पकेगा. पहली बात तो ये है ना. लाइक वी सी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. एक पौधा बड़ा हो गया, प्लांट बन गया. ठीक है. अब जब पौधा बढ़ गया तो क्या वो छोटा हो सकता है? या तुम बड़े हो गए छोटे हो सकते हो? नहीं हो सकते हो. दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. डाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो क्या वापस से वो रिवर्स होके फूड बन सकती है? पॉसिबल है. डाइजेस्ट होने के बाद कुछ और बनता है ना, वापस से फूड नहीं बन सकता. ठीक है.
ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं बर्निंग ऑफ पेपर, अभी मैंने पेपर को फाड़ा नहीं, पेपर को जला दिया, तो केमिकल जलने चेंज। के बाद वो ऐश बन गया, वापस से पेपर हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ना? दैट इज अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रूफ। पहली बात तो देखो बर्निंग के अंदर होता क्या है। बर्निंग के अंदर होता यह है कि आप उसको जब आग देते हो तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करता हुआ होता है, राइट? So that is doing a chemical reaction, so that definitely that it must be a chemical change. ठीक है बेटा? So burning of paper is also a chemical change. Like if I say photosynthesis, केमिकल चेंज। exactly, ये तो chemical reaction है बाकायदा, आप जानते हो photosynthesis, ठीक है? Like if I say respiration, ये भी एक chemical change है, इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होता है, राइट? तो दीज आर द केमिकल चेंजेस, ठीक है रौनक? यस सर। ओके, अच्छा मैं एक एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इफ आई से बर्निंग ऑफ कैंडल, तो बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा चेंज है रौनक? फिजिकल चेंज। अरे श्योर? अरे श्योर ये फिजिकल चेंज है रौनक? बर्निंग ऑफ कैंडल में दो चीजें होती हैं। जब आप कैंडल को जलाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले क्या होता है? वैक्स जो है, जो हाँ जो कैंडल का वैक्स है वो मेल्ट होता है। द फर्स्ट थिंग इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। फिजिकल चेंज हो गया, वो दोबारा हो सकता है सर, दोनों चेंज हो गए। एग्जैक्टली। और जब वैक्स मेल्ट हुआ तो वैक्स फिर वो कंबस्ट होगा, जलेगा, है ना? तो नेक्स्ट इज कंबशन ऑफ वैक्स, ठीक है? या कंबशन ऑफ वैक्स देन मेल्टिंग ऑफ वैक्स, राइट? तो ये दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, और इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो दिस मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज and combustion of wax is a chemical change, केमिकल चेंज। right? So burning of candle as a whole is both physical and chemical changes, right? Okay, आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं केमिकल चेंज से डिराइव है आपका केमिकल रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि जब कभी भी केमिकल चेंजेस होंगे तो एक केमिकल प्रोसेस से होता है। दैट केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल चेंजेस कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है? तो कोई भी केमिकल चेंज, जैसे फोटोसिंथेसिस क्यों हुआ? फोटोसिंथेसिस में एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड मिला सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बना? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है? तो क्या बना? क्या बना H2O के साथ में? तो क्या बना, बोलिए? फूड। हाँ फूड बना, ठीक है, प्लांट के लिए फूड बना। रेस्पिरेशन में क्या होता है? वही चीज होती है, ठीक है? पेपर जला तो क्या हुआ? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ। खाना पका तो क्या हुआ? केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ। प्लांट बढ़ा तो क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस कर करके फूड मिला, एक केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ। फूड डाइजेस्ट हुआ तो क्या हुआ? केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ। तो हर केमिकल चेंज के अंदर एक केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है? So what do you mean by chemical reaction? We need to write the definition first. Chemical reaction. तो लिखेंगे definition. The chemical process involved
in the chemical process involved in the chemical changes called as chemical reaction. The chemical process involved in the chemical changes called as chemical reaction. ठीक है बेटा? Okay. Okay. ठीक. अब इस केमिकल रिएक्शन को आप कैसे जज कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, या केमिकल रिएक्शन कब आपको दिखेगा? ठीक है, तो देयर आर वेरियस वेज जहां पे आपको इशारा मिल जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगा ये केमिकल रिएक्शन हुआ या केमिकल चेंज हुआ. कलर का चेंज हो गया, फिजिकल स्टेट का चेंज होना, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, कोई गैस का फॉर्म होना, ये सब डिफरेंट ये समझ लो कि इंडिकेशंस हैं दैट शोज दैट अ केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड हियर, राइट? हाँ, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स लिख लो, like respiration, like it was a chemical change, so it is definitely a chemical reaction. Like burning of fuel, जब आप गाड़ी चलाते हो तो fuel burn होता है, that is also a chemical change and a chemical reaction. Like photosynthesis, like digestion of food, is all are chemical reactions. ठीक है? अब केमिकल रिएक्शंस के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? एक कंपोनेंट है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट. एग्जैक्टली. कंपोनेंट्स दो हैं, पहला है रिएक्टेंट एंड दूसरा है प्रोडक्ट. रिएक्टेंट्स कौन है? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो आपस में मिलके एक नई चीज बनाते हैं. तो जो मिलने वाले सब्सटेंसेस हैं दैट आर रिएक्टेंट्स, एंड जो बनाते हैं दैट इज अ प्रोडक्ट. ठीक है? Those substances combined called as reactants. Product क्या है? A new substance. Substances that are made by reactant. Sorry? Sir, the new substance Exactly. formed by the reactants. Exactly. Product. A new substance, the new substance formed in the reaction called as product. The new substance formed in the reaction called as product. तो जो न्यू सब्सटेंस बनती है रिएक्शन के अंदर उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. ठीक है बेटा? एग्जैक्टली. अब इसको केमिकल रिएक्शन के अंदर लिखते कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इफ आई से we have an element hydrogen that combines with another element oxygen, it will form water. Okay, these hydrogen and oxygen are reactants. Okay, and the water formed over here, that is a product. Okay, Ronak? Yes, sir. Yes. Okay.
if I ask you a question जो मैंने पहले भी पूछा, that how can you identify a chemical reaction? किसी केमिकल रिएक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन? व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू सी that will give you the indication of that was a chemical change या chemical reaction? New substances formed. न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. उस न्यू सब्सटेंस की जो फॉर्मेशन होगी, उस न्यू सब्सटेंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है प्रीवियस सब्सटेंसेस से? उसकी कलर चेंज हो सकती है, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, टेम्परेचर का चेंज इन्वॉल्व हो सकता है, राइट? कोई प्रेसिपिटेट बन सकती है. तो दीज आर द चेंजेस व्हिच कैन अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, राइट? Let me write it. Let me write the answer. A chemical reaction can be identified by किन चीजों से आइडेंटिफाई हो सकता है? The first is color. Exactly, change of color. Okay. Second is temperature. हाँ, change of color हो गया. Change of physical state. Change of physical state. Number third is evolution of gas. कोई गैस इवॉल्व हो रही हो तब भी कोई केमिकल रिएक्शन ही होता होगा डेफिनेटली. थर्ड इज चेंज ऑफ टेम्परेचर. नंबर फोर्थ हो गया. फिफ्थ लिखो. फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. कोई प्रेसिपिटेट बन रही है. प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि कोई ऐसी सब्सटेंस फॉर्म हो रही हो जो सॉल्यूशन के अंदर, जो रिएक्शन के अंदर अनडिसॉल्व्ड होता है, वो रिएक्शन में डिसॉल्व नहीं हो पाया. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेट. ठीक है. जैसे आपको सिंपल से एग्जांपल दिखाऊं, सुनाऊं, बताऊं, तो आप जब छोटे थे या जब सब हम लोग छोटे थे, तो जब दवा खिलाई जाती थी छोटों में, बचपने में, तो उस वक्त दवा को क्या करते थे? चम्मच में पानी लेकर के दवा को घोल देते थे. ऐसा करते थे ना? हाँ, मम्मी करती थी ऐसा. तो आप देखोगे कि जब दवा को चम्मच में पानी में घोलते हैं तो दवा के कुछ कंपोनेंट जो है वो नहीं घुलते, वो स्टिल वाटर के ऊपर फ्लोट करते हुए होते हैं. कभी भी गौर करना तुम, ठीक है? या फिर तुम्हारे घर में कोई छोटे बच्चे होंगे, जब उनको दवा खिलाई जाती होगी तो जब दवा को घोलते होंगे पानी में तो कुछ सब्सटेंसेस डेफिनेटली रह जाते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते. उसको तुम आधे घंटे छोड़ दो तब भी डिसॉल्व नहीं होते. तो जो सस्पेंडेड रह जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. इसका एग्जांपल ऑयल और वाटर में होता है. नहीं, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है. ऑयल एंड वाटर, ऑयल फ्लोट करता है वो डेंसिटी की वजह से. दैट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है? ओके. नाउ what do you mean by chemical equation? What do we mean by chemical equation? Chemical reaction तो समझ गए, क्योंकि chemical reaction is a process involved in the chemical changes. What do you mean by chemical equation? सर, जैसे जो केमिकल रिएक्शन होती है उसी को हम वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं. Simple. Exactly, the representation of chemical reaction is the chemical equation. Simple. Chemical reaction को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं that is chemical equation. अब रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. आप सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो या वर्ड इक्वेशन दिखा दो.
दोनों के दोनों केमिकल इक्वेशन ही कहे जाएंगे। तो केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन is the representation of chemical reaction। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन मैंने बोला कि दो तरीके से हो सकता है, या तो सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर दो या आप वर्ड से रिप्रेजेंट कर दो, जैसे मर्जी हो वैसे रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, there are ways to represent a chemical reaction। दो तरीके हैं केमिकल इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। द फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशन, एंड वर्ड इक्वेशन का मतलब है एलिमेंट्स के नेम यूज करके रिएक्शन। एग्जैक्टली जैसे मैंने उधर दिखाया था आपको, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इफ वी राइट द रिएक्शन इन द वर्ड फॉर्म, लाइक मैग्नीशियम के लिए कंप्लीट मैग्नीशियम नेम, ऑक्सीजन के लिए कंप्लीट नेम ऑफ द ऑक्सीजन, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके लिए कंप्लीट नेम ऑफ द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इज द वर्ड इक्वेशन। सेकंड वन इज symbolic representation। Symbolic equation, and in this form we just write the symbol of the elements involved in the reaction and the product is formed। ठीक है, तो जो भी reactions के अंदर reactant हैं और जो product बना है उसके symbol लिख दो। that is the symbolic representation of the chemical reaction, right? मैग्नीशियम का सिंबल होता है बेटा Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है बेटा O2। when these two reacts, Mg plus O2 react, it will form magnesium oxide MgO। okay? मैं यहाँ पे 2MgO लिखता हूँ और यहाँ पे 2Mg लिखता हूँ। ये क्यों लिखता हूँ ये बताऊंगा आगे। ठीक है, exactly I am doing the balancing of chemical reaction। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। आगे देखो, अब केमिकल इक्वेशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। The first is balanced chemical equation and the second is unbalanced chemical equation। देखो unbalanced chemical equation को कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस होता है एग्जैक्टली वही केमिकल रिएक्शन का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ना? क्योंकि हमें पता है कि हमेशा जो है मास आपका कंजर्व है। तो अगर मास कंजर्व है तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होना चाहिए। एंड बाय फॉलोइंग दैट लॉ वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। सो हमारे लिए जो सिर्फ इंपॉर्टेंस रखता है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही रखता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, राइट? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Okay. So the heading is balancing a chemical equation.
पहली बात तो समझ रहे हैं कि why do we need to balance the chemical equation? The reason behind it is we need to balance a chemical equation we need to balance a chemical equation to obey the law of conservation of mass. of mass. To obey the law of conservation of mass. And law of conservation of mass states that Mass can neither be destroyed or not be created. exactly law of conservation of mass can states that mass can neither be created nor be destroyed ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल. ठीक है रौनक? Yes, sir. ओके. नाउ सी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. हम बैलेंस करेंगे कैसे? देखो बैलेंसिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं कि आप हिट एंड ट्रायल वो लगाओ, क्या बोलते हैं सॉरी कि सबसे बेस्ट है तो हिट एंड ट्रायल है, आप एक एक लगा के चेक करते चले जाओ. दूसरा मेथड है कि आप केमिकल इक्वेशन फॉर्म कर लो, जो कई बार बच्चों को मुश्किल भी लगता है. और ठीक है, कई सारे मेथड्स बताए गए अपने अपने हिसाब से. जो सबसे कन्वीनियंट है, सबसे इजियर है, वो है हिट एंड ट्रायल, सबसे बेस्ट है. ठीक है, आप एक एक नंबर लगाओ, चेक करो, बहुत इजियर है. वो कैसे करूंगा वो तोड़ तोड़ के मैं बताता हूं आपको. देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं टॉपिक, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. ठीक, ये क्वेश्चन काइंड ऑफ क्वेश्चन है. जैसे मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, वही पीछे जो पढ़ा है वही एग्जांपल कि लेट Mg प्लस O2 गिव्स MgO. ये हमारा रिएक्शन था ना रौनक? Yes, sir. अब इसमें करना क्या है कि आप रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को, ठीक है, आप रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को, क्या हो गया सॉरी, अलग अलग लिखो. देखो यहाँ पे मैग्नीशियम, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है क्योंकि 1 और कुछ तो है नहीं, और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं O2, है ना. प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम का एक ही एटम है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है. गड़बड़ कहाँ हुई कि ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 2 एटम है और प्रोडक्ट में एक एटम है. तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 2 एटम्स बनाने हैं. तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा. यहाँ तो 2 लगा नहीं सकता क्योंकि वो तो दिक्कत है ना. आप यहाँ पे बाहर ही 2 लगा सकते हो. जब यहाँ 2 लगाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन 2 हो गया. लेकिन वहां पे 2 लगाने से मैग्नीशियम भी 2 हो गया, लेकिन रिएक्टेंट में तो मैग्नीशियम एक था, है ना. तो फिर अब रिएक्टेंट में मैग्नीशियम को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे. तो अब ये भी बैलेंस हो गया. देखो मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2. दिस रिएक्शन इज नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. रौनक समझ आया? Yes, sir. वेरी गुड.
जैसे मान लो आपको मैं सेकेंड एग्जांपल से देता हूं, H2 plus O2 forms H2O. बोलिए, how can you balance this chemical equation? सर 2H2O रिएक्टेंट में H के आगे 2 लगा देंगे और प्रोडक्ट में भी H का भी 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। एग्जैक्टली वही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का एक ही एटम है। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी करेंगे जो आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे 2 लगा देंगे। यहाँ 2 लगाने से क्या होगा कि ऑक्सीजन 2 हो जाए, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन हो गया 4। तो अब मुझे ऑक्सीजन को मुझे बैलेंस करना था, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो रिएक्टेंट के साइड में जाके हाइड्रोजन को भी 4 बना देंगे। ये 2 लगा दिए तो ये 4 हो गया। तो देखो हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 2 2 बैलेंस हो गया। दिस इज नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है रौनक? यस सर। Very good. Third one, N2 plus H2 reacts to form NH3 ammonia. इसको बैलेंस करिए। सर N2 plus 3H2 gives 2NH3. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का एक ही एटम है, हाइड्रोजन का 3 एटम है। तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंस, देखो नाइट्रोजन भी अनबैलेंस है, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है। ओके, तो अगर नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा, तो नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। ठीक है, नाइट्रोजन के बैलेंस होने से हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन होगा 3 2 6, तो ये हो गया 6। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्टेंट के साइड में, तो यहाँ 3 लगा दो, 3 2 6, तो अब ये दोनों बैलेंस हो गए। N2 plus 3H2 will give 2NH3। ठीक है रौनक, यही आया आपका? यस सर। या कुछ अलग आया? यही आया। वेरी गुड। Fe plus H2O will give Fe2O3 plus H2. Balance this one. 2. सर 2Fe plus 3H2O gives Fe2O3 plus 3H2. देखो वही काम किया था ना रौनक आपने। Fe इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है। इधर में Fe जो है वो 2 है, ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन जो है वो इधर 2 है और ऑक्सीजन जो है वो इधर 3 है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे हम लोग? Fe को बैलेंस करना चाहेंगे, तो यहाँ पे Fe लगा दो 2, तो Fe बैलेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2, हाइड्रोजन बैलेंस है, शानदार। ऑक्सीजन को देखते हैं, तो इधर प्रोडक्ट में 3, रिएक्टेंट में 1, तो बैलेंस करना चाहेंगे, क्या करेंगे? ओके, 3H2O,
3 दूना 6, तो यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया 3, ठीक है। जब ऑक्सीजन 3 हो जाएगा तो हाइड्रोजन हो गया 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन हो गया 3 2 जा 6, यहाँ पे लगा दो 3, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, हो गया। तो 2Fe plus 3H2O will give Fe2O3 plus 3H2, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 ही था, 6 था, नंबर 6 5, ठीक है। Fe2O3 plus C will give you Fe plus CO2. सर Fe2 2O3 plus 3C gives 2Fe plus 3C2 CO2. ओके, वेरी गुड। तो रिएक्टेंट में Fe बेटा कितना है, वो 2 है, O कितना है 3 है, और कार्बन कितना है 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट में Fe जो है वो 1 है और कार्बन जो है वो 1 है और ऑक्सीजन जो है वो 2 है। बैलेंस करना, सबसे पहले Fe को बैलेंस करो। तो Fe को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे काट के 2 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिख दोगे, ठीक है। Fe बैलेंस हो गया। बारी आती है कार्बन की या ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे 2, ठीक है। इसके 2 होने से Fe हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे Fe की जगह पे हम 4 लगा देंगे, एक ये हटाएंगे, ये हिट एंड ट्रायल है बेटा पूरा, ये 4 हो गया। अभी क्या हुआ, ऑक्सीजन हो गया 6, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 6 करने के लिए हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तो सॉरी, तो फिर ये जो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 6 करने से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 3, है ना। तो रिएक्टेंट में 3 लगाना पड़ेगा, तो फिर ये हो जाएगा 3। तो देखो 4 आयरन के पार्टिकल्स या एटम्स, ऑक्सीजन के 6 इक्वल हो गए, कार्बन के 3 इक्वल हो गए। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2FeO3 plus 3 atoms of carbon dioxide will give you 4 atoms of iron plus 3 CO2. आया समझ रौनक? Yes, sir. Very good. Next, number 6. CO2 plus H2O will give C6H12O6 plus O2. ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करो।
रौनक सर ये नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। देखो 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 मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। सिंपल है बेटा, एक ही अंडरस्टैंडिंग है। सेम नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स लिखो, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स लिखो, बैलेंस करो। देखो कार्बन रिएक्टेंट में 1 है और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 और 3 हो गया, और हाइड्रोजन जो है वो 2 है। ठीक है रौनक। अब प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो कार्बन के 6 एटम्स हैं, से 6। ऑक्सीजन के जो है वो टोटल 6 और 2 8 एटम्स हैं, और हाइड्रोजन के टोटल 12 एटम्स हैं, है ना। देखो अभी इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो। देखो कार्बन रिएक्टेंट साइड में 1 है, इसको 6 बना दो, 6 तो कार्बन बैलेंस हो गया। ओके, कार्बन के बैलेंस होने से ऑक्सीजन हो गया 6 दूना 12 और 13, है ना। तो अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 6 है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 12 है ना। तो यहाँ पे मैं 6 लगा दूं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 12, हाइड्रोजन भी, कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब कार्बन के बैलेंस, हाइड्रोजन के बैलेंस होने से ऑक्सीजन की 6 संख्या और बढ़ गई, 6 2 12 और प्लस 6 18 हो गया, है ना। ओके, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 18 करना है। देखो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और अगर मैं 6 यहाँ डाल दूं तो 6 2 12 और प्लस 6 18 हो गया। तो देखो कार्बन 6 6 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 18 18 बैलेंस, हाइड्रोजन 12 12 बैलेंस्ड। बोलो कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, दिस इज हाउ वी विल बैलेंस। सिंपल हिट एंड ट्राई लगाओगे, इजीली बैलेंस हो जाएगा, कोई तो इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। अभी देता हूँ, बहुत सारे देता हूँ। NaNO3 reacts with AgCl, it will give you NaCl plus AgNO3। इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चेक किया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
ये मैं चेक कर रहा था, तुम चेक भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ठीक है, वेरी गुड। तो सोडियम इधर 1 है, इधर नाइट्रोजन जो है वो 1 है, ऑक्सीजन जो है वो 3 है, सिल्वर जो है वो 1 है, क्लोरीन जो है वो 1 है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में सोडियम जो है वो 1 है, और नाइट्रोजन भी जो है 1 है, ऑक्सीजन भी है वो 3, और सिल्वर भी है 1, और क्लोरीन भी है 1। तो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। ऑलरेडी वो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 8। BaCl2 plus H2SO4. It will give you BaSO4 plus HCl. चलो इसको बैलेंस करो। Sir, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus 2HCl. ओके, बस यहाँ पे 2 लगा दें, काम हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन 2 था वो बैलेंस हो गया, और Cl2 था बैलेंस हो गया, बस हो गया। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, Zn plus HCl will give you ZnCl2 और plus H2। चलो इसको बैलेंस करो। सर HCl के आगे 2 लगा देंगे। बस, वेरी गुड। यहाँ पे 2 लगा देंगे, वही काम सेम करेंगे यहाँ भी, यहाँ पे 2 लगा देंगे, काम हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 9, Al plus FeO will give you Al2O3 plus Fe। इसको बैलेंस करो। Sir, 2Al plus 3FeO gives Al2O3 plus 3Fe. Al1 Fe1 ऑक्सीजन 1, इधर Al2 Fe1 ऑक्सीजन 3। ठीक है, सिंपल काम क्या करेंगे कि Al Fe तो बैलेंस है, नहीं Fe बैलेंस है, Al को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे Al2 हो गया, Al भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2 लगाने से Al हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे Al की जगह पे 4 लगाना पड़ेगा आपको, इसको काट के 4, यहाँ पे काट के 4, तो 4Al प्लस FeO, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 6 लगाना है ना, तो 6 लगा दो। एक मिनट सर जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को हम FeO पे जरूर एक मिनट होगा। Al2 ऑक्सीजन हो गया 2 दूना 3 दूना 6, 3 इधर 3 है, इधर 3, हाँ ठीक है, हो तो गया यार। ठीक है,
तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन 3 होने से आयरन हो गया 3, तो यहाँ पे आयरन के लिए 3, ठीक है। Yes, sir. So this is the balanced chemical equation now. 2Al plus 3FeO, Al2O3 plus 3FeO. Very good. Next one. Na2CO3 plus HCl will give you NaCl plus H2O plus CO2. चलो इसको बैलेंस करो। Sir, Na2CO3 plus 2HCl gives 2 NaCl plus H2O plus CO2. सिंपल, ठीक है, वेरी गुड। Na2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। इधर Na1 है, क्लोरीन जो है वो 1 है और हाइड्रोजन जो है वो 2 है, ऑक्सीजन जो है वो 3 है और कार्बन जो है वो 1 है। तो क्या क्या बैलेंस है, क्या अनबैलेंस है? ऑक्सीजन बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन अनबैलेंस है ना, बाकी सारे, और सोडियम अनबैलेंस है, बाकी सभी अनबैलेंस्ड है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 के लगाने से क्या होगा, सोडियम बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन हो गया 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो यहाँ 2 लगाने से क्या हो गया कि क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, साथ में हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, इधर 2 था इधर 2 हो गया, ठीक है। तो Na2CO3 plus 2HCl will give you 2NaCl plus H2O plus CO2, isn't it? Okay. This is the balancing chemical equation. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और करवा दूं या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर के अंदर कि हाउ कैन यू मेक योर केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। किसी केमिकल रिएक्शन में जब हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं, कंपाउंड का सिंबल लिखते हैं, तो इट इज हाईली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दैट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं केमिकल रिएक्शन में H2O लिखता हूं, तो वो H2O स्टीम को भी रिप्रेजेंट करता है, वही H2O आइस को भी रिप्रेजेंट करता है, वही H2O वाटर को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन तीनों ही कंडीशन में उस केमिकल रिएक्शन, तीनों ही कंडीशन में उस वाटर की फिजिकल स्टेट अलग अलग है। हो सकता है कि H2O हम रिएक्शन में लिखना चाहते हो स्टीम, लेकिन जो जिसके लिए रिएक्शन मैंने लिखा उसने वो समझ लिया वाटर। तो ये केमिकल रिएक्शन आपका इंफॉर्मेटिव हुआ नहीं विदाउट द फिजिकल स्टेट। तो जस्ट वी ऑलवेज नीड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, पहली बात। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हर रिएक्शन हर कंडीशन में वैलिड नहीं है। जैसे फोटोसिंथेसिस के होने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का होना जरूरी है। क्या क्लोरोफिल नहीं होगा या सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी, सिंपल। कई बार रिएक्शन के अंदर कुछ कंडीशन का होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट काम करती है। व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट? कैटलिस्ट एक ऐसा
केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है बट रिएक्शन को बाहर से सपोर्ट करता है। आपने कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट बन गई और ये पार्टी बाहर से सपोर्ट दे रही है, वो कैबिनेट में शामिल नहीं है लेकिन बाहर से सपोर्ट दे रही है, तो आउटसाइड सपोर्ट इज कैटलिस्ट। अब वो कैटलिस्ट क्या कर सकता है, वो पार्टी क्या कर सकती है, या तो सरकार बना सकती है या वो सरकार गिरा सकती है। इसी तरीके से कैटलिस्ट क्या कर सकता है, या तो रिएक्शन को फास्ट कर सकता है या रिएक्शन को स्लो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिखवाऊंगा अभी, इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव हम बना सकते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल स्टेट, बाय शोइंग द रिएक्शन कंडीशन, बाय शोइंग द कैटलिस्ट इन्वॉल्व्ड एंड ऑल दैट। ओके, how to make chemical equation more informative, केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं। हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं, लिखता हूं मैं। To make a chemical equation more informative, we do the following। हम ये सारी चीजें करते हैं केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। जो पहला काम क्या करते हैं कि बाय रिप्रेजेंटिंग, या बाय राइटिंग लिखो, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट, by writing the physical state of the reactants and product, reactants and product के physical state को लिख करके हम उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि फिजिकल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करें। कोई कंपाउंड कई बार सॉलिड हो सकता है, कोई कंपाउंड कई बार लिक्विड, कोई कंपाउंड कई बार गैस हो सकता है। तो सॉलिड के लिए हम ब्रैकेट में S लिख देंगे, लिक्विड अगर है तो हम ब्रैकेट में L लिख देंगे, और अगर गैस है तो ब्रैकेट में G लिख देंगे। ठीक है, या कई बार ब्रैकेट गैस के लिए हम एक अपवर्ड एरो यूज करते हैं। ठीक है, और अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन समझते हो रौनक? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें पानी मिला हुआ हो। ठीक है, उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो उसको हम ब्रैकेट में AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई अगर प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो उसके साथ हम या तो PPT लिखते हैं या डाउनवर्ड एरो बनाते हैं। ठीक है, ये हैं उनके फिजिकल स्टेट। तो प्रेसिपिटेट तो जनरली सॉलिड होता है तो फिजिकल स्टेट उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी प्रेसिपिटेट अगर बन रहा हो तो उसके लिए हम डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं। ठीक है, ये इसका फिजिकल स्टेट जनरली सॉलिड है, लेकिन क्योंकि ये एक अलग चीज है, प्रेसिपिटेट का मतलब है जो अनडिजॉल्व्ड सॉलिड होता है रिएक्शन में, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो फिर भी इसको स्पेसिफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड से नहीं करेंगे, PPT से करेंगे, क्योंकि ये अलग इसका डेफिनेशन है। ठीक है,
समझ गए? यस सर। हाँ, सेकंड है by writing the heat exchanged. हीट एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कई बार रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो सकता है, यानी कि हीट हमें देना पड़ सकता है, और कई बार रिएक्शन के अंदर आपको हीट मिल सकता है, यानी कि एनर्जी आपको रिएक्शन के बाद मिलेगी। ठीक है, अब ये हीट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हाँ, तो हीट एक्सचेंज का मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिलीज्ड। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर होगा उसको हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो, हीट हमें देना पड़ेगा, उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट आपको मिलेगी रिएक्शन के बाद, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। रौनक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सर, अच्छा एंडोथर्मिक वाले केस में हम रिएक्टेंट के साइड में प्लस हीट दिखाएंगे। प्लस हीट इज शोन इन द रिएक्टेंट साइड। तो जब एंडोथर्मिक होगा तो रिएक्टेंट साइड में हम प्लस हीट से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हीट हमने दिया है, और जब एक्सोथर्मिक होगा तो हमें हीट मिलती है रिएक्शन के बाद, तो प्लस हीट is shown the product side। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा है, समझ लो कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें एनर्जी आपको मिलती है। और किसी रिएक्शन में अगर प्लस हीट रिएक्टेंट साइड में रहे, मतलब कि समझ लो कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है रौनक? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट कि CaCO3 को मैंने हीट दिया, तो ये बन गया CaO प्लस CO2। जब कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट दिया या हीट किया, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग कॉमनली लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम लाइमस्टोन भी है, मार्बल भी कहते हैं इसको। ठीक है, मार्बल। हीट करने पे क्या हुआ, ये मिला कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कई बार किताबों में क्विक लाइम से भी लिखते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कई बार इस रिएक्शन को ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं लाइक CaCO3 एरो के ऊपर हीट लगा दिया, मतलब कि हीट के अंदर CaCO3 को दिया, या फिर CaCO3 में हीट दिया मैंने, तो बना CaO और प्लस CO2। ये भी एंडोथर्मिक ही है। जब एरो के ऊपर हीट आए, मतलब कि वो रिएक्टेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके एंडोथर्मिक के। जब आपको हीट देना पड़ा। ठीक, अब देखो, इफ मीथेन गैस CH4 reacts with oxygen, it will give you CO2 plus H2 and plus heat is released.
तो जब किसी मीथेन गैस को या किसी कार्बन कंपाउंड को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट करते हो, तो वो कंबस्ट करने के बाद क्या देगा आपको? एनर्जी, हीट देगा ना। जब कहीं पे पेट्रोल जलती है तो क्या होता है? हीट तो मिलता है, एनर्जी तो मिलती है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा मॉइस्चर्स के फॉर्म में, और हीट मिलेगी आपको, एनर्जी मिलेगी आपको। दिस इज एन एक्सोथर्मिक, ये दिस CH4 इज मीथेन when reacts in the presence of oxygen, it will give you carbon dioxide and water, and a certain amount of heat is released. This is an example of exothermic reaction. ठीक है रौनक? यस सर। वेरी गुड। तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स हुए, 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट लिखो। By showing the reaction condition, रिएक्शन कंडीशन को भी शो करके हम केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, like CO2 plus H2O when reacts, it will give you C6H12O6 and plus O2. This reaction is the example of photosynthesis. ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब इसमें बैलेंस करेंगे तो 6CO2 6H2O प्लस ग्लूकोज प्लस 6O2। ठीक है, अब इस रिएक्शन को होने के लिए कंडीशन है कि दिस रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज सनलाइट एंड व्हेन देयर इज क्लोरोफिल। ठीक है, जब सनलाइट होगा या जब क्लोरोफिल होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है रौनक? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, कई बार रिएक्शन के अंदर होता है कि रिएक्शन में टेम्परेचर को या प्रेशर को चेंज करना होता है, वो भी रिएक्शन कंडीशन में आता है। कई बार कैटलिस्ट शो करना होता है, वो भी रिएक्शन कंडीशन में आता है। देखो नंबर 4, by showing the catalyst, एक मिनट, by showing the catalyst in the reaction, रिएक्शन में कैटलिस्ट का शो होना या कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करना भी एक केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाना के समान है। अब पहली बात तो ये समझो कि कैटलिस्ट होता क्या है। देखो कैटलिस्ट, LYST, कैटलिस्ट का मतलब होता है it is a chemical substance which is present in the chemical reaction। वो केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट जरूर होता है, बट
ठीक है. A chemical reaction which is present in the reaction but does not take part in the reaction. तो रिएक्शन में प्रेजेंट जरूर होता है बट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, टेक पार्ट नहीं करता. क्यों नहीं करता? इसका कारण है कि वो, अच्छा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब है रौनक कि उसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा. जो पार्टी किसी गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट देती है, उसका मंत्री, उसका कोई भी लीडर कैबिनेट में शामिल नहीं होता है ना. वो समझ लो कि किंग मेकर होते हैं, वो या तो सरकार को बना सकते हैं या गिरा सकते हैं. एग्जैक्टली वैसे ही कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन कंडीशन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. ठीक है, उनका प्रोडक्ट नहीं बनता. आप शायद सुने होंगे बचपने में या फिर अभी भी सुन सकते हो, मम्मी से पूछना कि जब अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करें. तो मम्मी क्या करती है, सब्जी में जब नमक ज्यादा हो जाए तो आटे का गोल बना करके सब्जी में डाल देती है, क्योंकि जो आटे की प्रॉपर्टी है वो नमक को एब्जॉर्ब कर लेती है. तो अगर सब्जी में एक्सेस नमक हो जाए तो आटा डालने से वो नमक एब्जॉर्ब हो जाता है, नमक की रेशियो सब्जी में कम हो जाएगी, सब्जी खाने लायक बच जाएगी. तो अब वो आटा क्या हुआ, आटे का टेस्ट सब्जी में नहीं गया, लेकिन आटा जो है उसने आपके केमिकल रिएक्शन में सब्जी से कोई चीज कम कर ली, जिससे आपका रिएक्शन सिग्निफिकेंट हो गया. नहीं समझे? समझ गया. एग्जैक्टली. तो ऐसा तो हुआ नहीं कि सब्जी में आटे का टेस्ट आ गया, ऐसा नहीं हुआ. यानी कि उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, रिएक्शन को सपोर्ट कर दिया. जरूरत क्या थी कि नमक को निकालना, तो उसने नमक को निकाल ली. कभी ऐसा होता कि रिएक्शन की जरूरत पड़ता कि नमक को दे दो, तो वो नमक को दे देता. अगर ऐसा सिनेरियो होता कुछ कि किसी कंडीशन में नमक हमें एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती रिएक्शन में, तो हम ऐसी चीज डालते जो अपने नमक को रिलीज कर दे, हमारा रिएक्शन स्मूथली हो जाए. तो कैटलिस्ट क्या करता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है जस्ट टू गेट द रिएक्शन बी स्मूथर. ठीक है, ओके. It absorbs or release energy to make the chemical reaction happen smoother. अब जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रिएक्शन कंडीशन को जो है वो घटाता है, उसको हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, दूसरे को पॉजिटिव कहते हैं. देखो, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन के कंडीशन को फास्ट कर दे, रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लगे. जैसे हमें रिक्वायरमेंट है कि रिएक्शन चाहते हैं रिएक्शन फास्टर हो, तो हम एक ऐसी कैटलिस्ट मिलाएंगे जो एनर्जी को रिलीज करके अपने तरफ से एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके रिएक्शन को फास्टर होने दे, उसको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट. और एक ऐसी कैटलिस्ट होगी जो रिएक्शन में से एनर्जी को निकाल लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि रिएक्शन हमारा स्लोअर हो, और हम स्लोअर ही चाहते थे, इसीलिए कैटलिस्ट यूज किया था. तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैटलिस्ट हम यूज करते हैं और वो कैटलिस्ट वही काम करता है. समझ में आया बात? यस सर. तो पॉजिटिव कैटलिस्ट increases the rate of reaction, increases the rate of reaction. And negative catalyst
decreases the rate of reaction. रिएक्शन के रेट को घटा देगा नेगेटिव कैटलिस्ट। कैसे घटाएगा? बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है, और ये इंक्रीज कैसे करेगा? एग्जैक्टली बाय रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है, ये सारे कैटलिस्ट के एग्जांपल्स, कैटलिस्ट का डेफिनेशन है। अब कैटलिस्ट के एग्जांपल्स बताने हैं आपको। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन Na2SO3 sodium sulfide reacts with Na2ASO3 in the presence of air catalyst. एयर होगा तभी ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट विल फॉर्म Na2ASO4 और प्लस Na2SO4। ठीक है, ये रिएक्शन के लिए कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे CH3OH कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलेगा और H2 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कई सारे केमिकल्स, यहाँ पे टोलिन वगैरह यूज होते हैं। ठीक है, इसके प्रेजेंस में होगा तब जाके यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस कैटलिस्ट के एग्जांपल्स, जैसे एयर हो गया, कई बार निकेल भी कैटलिस्ट है, पोलोडियम भी कैटलिस्ट है, कई सारे कैटलिस्ट है। कई बार H2SO4 भी, जैसे मान लो CH2 ethene is heated in the presence of conc H2SO4, it gives CH3 तो ये भी एक कैटलिस्ट है। तो रिएक्शन कंडीशन को बढ़ाना घटाना इनका काम है। ये आपका खास इंपॉर्टेंट था नहीं, ये पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट से, बट क्योंकि ये पार्ट था, मैंने बता दिया। आखिरी लिखो नंबर 4 था 5 था तो ना, 4 हो चुका, 5वां ना, नंबर 5 नहीं, 4th हो चुका ना बेटा। फोर्थ था कैटलिस्ट वाला, ये 5th। बाय राइटिंग द प्रेसिपिटेट फॉर्म, कोई अगर प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो उस प्रेसिपिटेट को लिख दो, तो ये भी केमिकल रिएक्शन आपका इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, these are the ways to represent these are the ways which using which we can make our chemical reactions या chemical equation more informative। ठीक है, अभी जो टॉपिक बचा हमारा वो बचा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ टाइप्स लिख देता हूं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, the first type of chemical reaction is combination reaction। ठीक है, second is decomposition reaction। The third is displacement reaction। The fourth is double displacement reaction। Double displacement reaction। The fifth is redox reaction। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, अनेक प्रकार के रिएक्शन हैं।
प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लेकिन उस सब एक कहते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन का ऐसा ब्रॉडर पार्ट नहीं है, ठीक है। वो रिएक्शन तो है बट वो टाइप्स में जनरली गिना नहीं जाता है, ठीक है। चाहो तो तुम लिख लो, दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग एसिड्स बेस एंड सॉल्ट में भी ज्यादा डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ओके रौनक, यस सर, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ आ गई या कोई दिक्कत रहा? सब समझ आ गया सर। सारी बातें, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ओके, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ओके, तो ये कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स और न्यूट्रलाइजेशन, ये सारे रिएक्शंस आपको नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में जो मैंने, एक मिनट, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसमें ना प्रेसिपिटेट में इसको चेंज कर लो, दिस इज निकल कैटलिस्ट ओवर हियर, मिस राइटिंग, निकल कैटलिस्ट। तो CH2 ethene, this is ethene, when reacts with hydrogen, this is an addition reaction in the presence of nickel catalyst. निकल भी होता है या पोलोडियम भी होता है, this will give you ethane, ठीक है रौनक? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? ऑल गुड? यस सर। सारी बातें समझ आ गई? अगली क्लास में पूछूंगा भाई, अगली क्लास में बैलेंसिंग के डिफिकल्ट क्वेश्चंस दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अभी तक किए हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, हालांकि बहुत इजियर था, वो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर अगले टाइप्स ऑफ केमिकल, देखो ये सबसे इजियर चैप्टर है पूरे क्लास 10th के कोर्स में, सबसे इजियर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, और सेकंड इजियर है चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बाकी एसिड बेस सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये जो है इनके बीच में है। और सबसे जो मजेदार वो चैप्टर है मेरे नजदीक, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों को उससे डर लगता है, बट मेरे नजदीक सबसे मजेदार चैप्टर है, क्योंकि उसमें बहुत से नई चीज सीखने